बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में, प्राइमेट्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि नॉन प्राइमेट्स में क्या बोलते हैं। नॉन प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या बोलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए कमेंट में देती हूँ ताकि आप थोड़ा अवेयर होकर के पूरी वीडियो को देखें। ऐसे नहीं लेटे पड़े हैं, सोए हैं, फोन सर पर लगा करके बैठे हैं और सुने जा रहे हैं बस। ठीक है, तो थोड़ा बुक खोलना है, चीजों को नोट डाउन करना है और साथ ही साथ जो जो मैं क्वेश्चन आपको बोलती हूँ उन क्वेश्चंस को कमेंट करना है ताकि आप पार्टिसिपेट करो। क्योंकि जब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको वो चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। अगर आपको पास मैं सब कुछ आपको बता दूंगी तो फिर उसके बाद में ये रहेगा कि आपका कुछ पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तो आप बहुत जल्दी चीजों को भूल जाएंगे। तो मैं ज्यादातर चीजें आपको बता रही हूँ, बट कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होंगी जो मैं आपसे होमवर्क के फॉर्म में बोलूंगी कि कमेंट करने, और वो कमेंट कीजिए आप, क्योंकि इससे आपका फायदा होगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। इससे आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना और कमेंट करके मुझे इस चीज का आंसर दीजिएगा कि अगर कोई नॉन प्राइमेट है तो उनमें भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, तो उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या बोला जाता है। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी विच इज कॉल्ड एज मेनार्क। जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसको क्या बोला जाता है, मेनार्क बोला जाता है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। यानी कि जो फीमेल्स होती हैं इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये लगभग 28 से 29 डेज की होती है, एवरेज है ये। ठीक है, किसी में इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। And the cycle of events start from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. अब menstrual cycle है क्या, इसको बहुत छोटे से समझते हैं हम। देखिए एक लाइन टाइप की बना करके मैं इसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए कि इस दिन आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, यानी कि जिसको हम जनरली पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स शुरू हुई, ब्लीडिंग शुरू हुई और 4-5 दिनों तक आपकी ब्लीडिंग चलने वाली है। ठीक है, इसके बाद का ये पूरा का पूरा फेज साइलेंट रहेगा, इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, बट बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, हार्मोनल भी चेंजेस होंगे और फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस होंगे बॉडी के अंदर। और ये चेंजेस होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर दोबारा से यहाँ पर अगले महीने फिर से क्या होंगे, पीरियड्स होंगे, ब्लीडिंग होगी। तो ये जो पूरा टाइम है, इस पूरे टाइम को हम क्या बोलेंगे, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और ये वन मेंस्ट्रुअल साइकिल अप्रोक्सीमेटली कितने डेज की होती है, 28 to 29 डेज की एवरेज वन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी भी ह्यूमन फीमेल में। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा मैं चार्ट के हिसाब से एक चीज समझा देती हूँ यहाँ पर। देखिए हम ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू द होल एज पढ़ते हैं कि ये मेनार्क, मेनोपॉज क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये है एट द टाइम ऑफ बर्थ। समझ लीजिए कि ये कौन सा टाइम है, बर्थ का टाइम है। एक सेकेंड, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है बर्थ का। बर्थ के टाइम से कुछ समय की एज तक का पीरियड्स वगैरह नहीं होते हैं। इस एज को हम जनरली बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोलते हैं हम प्री प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, इस टाइम पर अब एक तो समय होगा प्री रिप्रोडक्टिव फेज जहां रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फिर क्या आती है, प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होती है। तो जब वो मैच्योर हो जाएगी, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगी, तो उस समय पर पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होंगे और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, मेनार्क। मेनार्क क्या है, स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट करेगा। अब यहाँ से रिप्रोडक्शन कर सकती है जो फीमेल है, वो अप्रोक्सीमेटली 50 की एज तक रिप्रोडक्शन कर सकती है। इस पूरे फेज को, कौन से पूरे फेज को, जब ये रिप्रोडक्शन करना शुरू करी और जब तक कर सकती है मैक्सिमम, इस पूरे को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज खत्म कब होगा, खत्म होगा 50 की एज पर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। पॉज मतलब रुकना। तो मेनार्क में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा और मेनोपॉज में रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो हम चाहे तो अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बर्थ से लेकर डेथ तक के टाइम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जो कौन कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जो कहां से कहां तक होगा, मेनार्क से मेनोपॉज तक। प्री रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं अभी, ये कब से है, बर्थ से लेके मेनार्क तक। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में अब बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, ये कब से कब है, मेनोपॉज से लेकर के ये डेथ तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो लाइफ है उसको हम कितने सेक्शन में कवर कर रहे हैं, उनको हम 3 सेक्शन में क्लासिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसको पढ़ना आगे को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन ओवम इज रिलीज्ड। वन ओवम मतलब सिर्फ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली एक ही ओवम रिलीज हो रहा है। ठीक है, एक साथ ओवम रिलीज नहीं हो रहे। और ओवम के रिलीज होने को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन बोला जाता है। ड्यूरिंग द मिडल, अब ये पूरा का पूरा अभी आपका ग्राफ है, इसको एक्सप्लेन करूंगी। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो 14th डे के अप्रोक्स में आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन होने वाला, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो। ठीक है, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोइंग इन फिगर 2.9। तो ये जो फिगर दिया है ऊपर, इसमें मेजर इवेंट्स दिखाए गए हैं, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। व्हेन menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक चलेगा। और इस टाइम पे क्या होगा, menstrual flow अगर होगा, यानी कि menstrual flow होगा। अब menstrual flow क्या है, the menstrual flow results due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that come out through vagina। मतलब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये आपका यूट्रस है। अब यूट्रस के सबसे अंदर की जो वॉल थी उसका नाम हमने क्या बोला था, एंडोमेट्रियम बोला था। तो हम मान लेती हूँ कि ये वाली वॉल क्या है, एंडोमेट्रियम है। तो क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसमें हमारी मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ये शेड करने लग जाती है, यानी कि टूट के गिरने लग जाती है। अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में ब्लड वेसल्स की हाई सप्लाई है, तो अगर ये टूटेगा तो ब्लड वेसल का हेड भी टूटेगा, और ब्लड वेसल्स टूटेंगी तो उससे क्या रिलीज होगा, ब्लड रिलीज होगा। तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल की जो पीसेज हैं और ब्लड, ये दोनों क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी से बाहर आते हैं। और बाहर किसके थ्रू आते हैं, वजाइना के थ्रू आते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या क्या चीजें हैं, तो आप बोलेंगे कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में है यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और ब्लड वेसल से निकला हुआ फ्लूइड, यानी कि ब्लड। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन कब होगा, सिर्फ तब जब जो रिलीज्ड है ओवम, जो ओवम निकला था वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, तभी मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार जब menstruation होता है it may also be caused due to some underlying causes like stress, poor health etc। यानी कि कभी कभी menstruation स्ट्रेस की वजह से या फिर खराब हेल्थ होने की वजह से भी रुक सकती है या डिले हो सकती है। ठीक है, द menstrual phase is followed by the follicular phase। menstrual phase में क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट गई, इसके बाद के फेज को हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी menstrual साइकिल के फेजेस को यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे क्या है, पहले menstrual phase। menstrual phase, menstrual phase में क्या होगा, बॉडी से menstrual fluid बाहर आएगा। दूसरा क्या है, follicular phase। follicular फेज, आप जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करें अपने पेपर में तो इन्हीं हेडिंग्स में ही उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब देखिए फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन एन ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो इस समय पे क्या होता है, देखो हमारे पास में यहाँ एक ओवरी प्रेजेंट है ना, दोनों यूट्रस के दोनों साइड में ओवरी प्रेजेंट है। अब ओवरी के अंदर में क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है। याद है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमारे पास oocyte है जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हुआ, फॉलिकुलर फेज अराइज हुआ। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ये जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल में अटैक होगा या फिर एक्शन होगा एफएसएच का, और एफएसएच की मदद से प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, डेवलप करेगा। डेवलप करके सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। ठीक है,
इस पूरे स्टेज को क्या बोलेंगे हम? फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation। अब यहाँ पर शब्द दिया है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? प्रोलिफरेशन का मतलब है सेल्स का बार बार डिवाइड होके बढ़ना, बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये ब्रेक हो गई थी। ब्रेक होने के बाद में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कुछ ऐसे बची होगी जिसमें एंडोमेट्रियम का जो पार्ट है, मेजर पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी फॉलिकुलर फेज में एक तो ओवम बन रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये दोबारा से जनरेट हो रही है, दोबारा से ये बन रही है बाय प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं, ब्लड वेसल्स का जनरेशन हो रहा है, और इसके थ्रू क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम के अंदर की लाइन फिर से क्या होगी, रीजनरेट होगी। रीजनरेट मतलब दोबारा से बनना, ठीक है। देखो, these changes in the ovary of the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। यानी कि ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो चेंजेस हमारे ओवम के साथ हो रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप कर रहा है, या फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? ये पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन में चेंज होने की वजह से हो रहे हैं। पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से हैं बताओ? पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? इससे रिलीज होते हैं एफएसएच और एलएच। और ओवरी से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? ओवरी से हार्मोन रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन और रिलैक्सिन, ठीक है। तो वो दोनों का तो यहाँ पर काम नहीं है इन चेंजेस में, लेकिन यहाँ पर किस किस का काम है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम है, जो इन चेंजेस को क्या करता है, गार्ड करता है, या फिर हम बोले चेंजेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स मतलब गोनेड्स पे अटैक करने वाले हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से हैं? एफएसएच और एलएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो जो एफएसएच और एलएच है, इसका अमाउंट धीरे धीरे फॉलिकुलर फेज के अंदर बढ़ता है, ठीक है। and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle। अब जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, वो फॉलिकल डेवलप होने के साथ साथ क्या करेगा? वो फॉलिकल डेवलप होने के साथ साथ एस्ट्रोजन को क्या करेगा? अपने से अंदर से रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पे एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल by the action of pituitary hormones। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle। पीक लेवल मतलब समझते हैं? पीक लेवल मतलब सबसे ऊंचा, जैसे ग्राफ हम बोलेंगे ना, तो ये ग्राफ में सबसे ऊंचा लेवल अटेन करेंगे कब? ये मिडिल ऑफ दी साइकिल, यानी कि 14th डे पर थोड़ा सा इसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। यानी कि हमारी बॉडी में मिडिल 14th डे पर एफएसएच और एलएच का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ज। तो जब एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे हम ये क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, यहाँ साइड कंसंट्रेशन है और यहाँ साइड डेज चल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली रहता है, लेकिन मिडिल के टाइम पर क्या होता है, एकदम ऐसे पीक आ जाता है, बहुत ज्यादा एलएच का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मतलब बॉडी के अंदर एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, एकदम सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो ओवरी अभी तक अपने अंदर ग्रेफियन फॉलिकल को बना करके बैठी हुई है, जिस ग्रेफियन फॉलिकल में हमारा सेकेंडरी उस साइड बैठा हुआ है, वो ग्रेफियन फॉलिकल अपने ओवरी पर किनारे की तरफ को आएगी, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए ये ओवरी है। अब ओवरी यहाँ पर तो हम 2D बना रहे हैं, वैसे 3D होगा ना, यहाँ अंदर कहीं होगा हमारा ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हुआ हुआ। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या करेगा? सरफेस पर आएगा, और सरफेस पर आने के बाद में ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? ओवम, यानी कि सेकेंडरी उस साइड इससे बाहर निकलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। तो एलएच सर्ज की वजह से क्या हो रहा है? एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। एलएच सर्ज इंडिकेट रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। एलएच सर्ज होगा तो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगी, देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, यानी कि ओव्यूलेशन। यानी कि एलएच सर्ज की वजह से ग्रेफियन फॉलिकल टूटेगी और उसकी वजह से ओवम क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। द ओव्यूलेशन, अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। जब ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेटरी फेज। तो फॉलिकुलर फेज के बाद हमारे पास में कौन आया? फॉलिकुलर फेज के बाद आया ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज।
ओव्यूलेटरी फेज के जस्ट बाद कौन सा फेज आता है? ल्यूटियल फेज आता है। ल्यूटियल नाम क्यों है? कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमारे पास में क्या था? हमारे पास में ग्रेफियन फॉलिकल थी, ये मान लेते हैं कि हम क्या थी? ग्रेफियन फॉलिकल, इसमें सेकेंडरी oocyte और ये क्या हो गया? हमारा एंट्रल कैविटी हो गया। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट करी ओवम यहाँ से, यानी कि सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर हम ओवम ना कहेंगे क्या, बल्कि क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर निकल गया। अब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया तो ये पूरी चीज तो बच गई है ना, ये बाकी सेल का मास तो बच गया है। ये सेल का मास काय में कन्वर्ट होगा? ये सेल का मास कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस। और फिर ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इसीलिए इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज, क्योंकि पूरे टाइम ड्यूरेशन में कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है और हार्मोन्स को रिलीज करते रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की वॉल बनी हुई है वो बनी रहेगी। ठीक है, वो टूट के नहीं गिरेगी, उसको बना करके रखने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन का है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम आकर के उस दीवार से चिपकने वाला है बाद में, तो उसके लिए दीवार तो बनी रहनी चाहिए ना। अब दीवार टूट गई, फिर ओवम कहाँ जाकर के चिपकेगा? इसलिए उसको चिपकाने के लिए एंडोमेट्रियम की वॉल का होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, अरे प्रेगनेंसी के बाकी इवेंट, यानी कि प्लेसेंटा, जब हम बनेगा प्लेसेंटेशन बोलेंगे उसको, और उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा, उसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो सभी चीजों के लिए एंडोमेट्रियम की हमें जरूरत है, बोल रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं और देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया मतलब ये कुछ नहीं होगा, ओव्यूल का डेवलपमेंट नहीं होगा, oocyte नहीं बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अमाउंट कम, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अमाउंट जैसे ही कम होगा वैसे ही एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होने लग जाएगी? ब्रेक होने लग जाएगी, और इससे क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, मार्किंग अ न्यू साइकिल in human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age। यानी कि ये जो menstrual cycle है ये फीमेल्स में कब बंद हो जाती है? 50 की एज में बंद हो जाती है, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज, और इसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर पर मंथ कंटिन्यूअसली सही रेगुलेशन में मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इसका मतलब जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है या फिर रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो नॉर्मली चल रही है। लेकिन अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल या फिजिकल क्या आपको डिसऑर्डर हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, और इसकी कहां से कहां तक होती है? मेनार्क से मेनोपॉज तक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये ग्राफ समझा देती हूँ, ये ग्राफ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ग्राफ की फोटो से आपके क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। ठीक है, ये वाली जो फोटो है, ये सेंटर में आपकी फोटो बनी हुई है, इस फोटो से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये कब बन रहा है, किसका नाम क्या है, ये सारी चीजें इससे पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या है, एक एक चीजें करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास में सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाकर के कहाँ एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। ठीक है, और इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलेंगे, और वो दो हार्मोन्स कौन से हैं? FSH और LH। अब देखो क्या हो रहा है, शुरुआत में जब मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल ये देखो मेंसेस आ रहे हैं, यानी कि जब ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, उस समय पे क्या होगा? FSH का अमाउंट ब्लड में बहुत कम होगा, और LH का अमाउंट भी ब्लड में क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि GnRH का अमाउंट भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, ये भी ब्लड में कम होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे की तरफ को जाएंगे, देखो FSH और LH का अमाउंट धीरे धीरे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। खास करके देखो LH का अमाउंट बढ़ रहा है। अब वैसे निकलता तो दोनों है, FSH और LH दोनों रिलीज हो रहे हैं, हाँ? ऐसा नहीं कि सिर्फ LH रिलीज हो रहा है, तो LH का अमाउंट बढ़ रहा है और इसीलिए FSH का अमाउंट ही नहीं बढ़ रहा। FSH का अमाउंट हमको ग्राफ में, ये हम ब्लड में कितना है वो देख रहे हैं, तो ग्राफ में हम ज्यादा क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि FSH कंटिन्यूअसली जाके ओवरी को स्टिमुलेट कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फॉलिकल। ठीक, तो 5 डेज तक तो इसका अमाउंट कम ही रहने वाला है,
5 डेज जब खत्म होंगे तो फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फिर से अच्छा खासा हो जाएगा ब्लड में, यहीं से ब्लड में जीएनआरएच रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा, पिट्यूटरी से निकलने वाले एलएच का अमाउंट या एफएसएच का अमाउंट भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। फिर एक समय टाइम पर एक देखो क्या हुआ, जैसे जैसे ही एफएसएच का अमाउंट बढ़ा, यहाँ पर मेंसेस चल रहे हैं, साथ ही साथ क्या भी हो रहा है, साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल भी चल रहा है। ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल बन रही है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बन रही है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल बन रही है। तो ये सारा का सारा इसी हार्मोनल चेंजेस के साथ हो रहा है। जैसे जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ फॉलिकल का डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब फॉलिकल डेवलप करेगा तो फॉलिकल अपने से अंदर से क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा करके क्या करता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे ही मेच्योर हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल तो तब ब्लड में क्या होगा, एलएच का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब जब एलएच पहुंचेगा पीक पर, देखो यहाँ पर पे क्या हो रही है, एलएच सर्ज हो रही है। ये 15, ये जो आपकी लाइन है ये 15 से थोड़ा पहले वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ कहीं देखो 13, तो यहाँ आधे में 14 होता होगा यहाँ पर पे कहीं, और यहाँ पर 15, तो ये यहाँ पर पे इसके करीब में 14th डे चल रहा है यहाँ पर, और 14th डे पर लगभग क्या है, एलएच का अमाउंट सबसे ज्यादा है ब्लड में, और इसको हम क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज बोलेंगे। अब जैसे ही एलएच का अमाउंट ज्यादा होगा वैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा, इनके ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाएगी, रप्चर। अब जब ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो रही थी तो ग्रेफियन जो मेच्योर हो गई थी ग्रेफियन फॉलिकल, एकदम से ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में थी, तो एस्ट्रोजन का अमाउंट भी इसने खूब सारा रिलीज कर दिया था। तो जब मेच्योर हो जाती है ग्रेफियन फॉलिकल तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन निकालती है, जिसकी वजह से इसका लेवल भी क्या हो जाता है, ब्लड में थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ गया है ब्लड के अंदर, क्यों, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल इसको ज्यादा अमाउंट में रिलीज करे। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो ग्रेफियन फॉलिकल तो बची नहीं, तो एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब ये जो ओव्यूलेशन के बाद बच गया वाला पार्ट है, ये बच गया वाला पार्ट काहे में कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसको बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ेगा, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या हो रहा है, ब्लड में बढ़ रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन का नहीं बढ़ रहा, क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज करता है लेकिन बहुत ज्यादा रिलीज नहीं करता। ठीक है, कम रिलीज कर रहा है। अब देखो क्या होगा, यहाँ देखो, तो एलएच सर्ज आया तो ओव्यूलेशन हुआ। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया तो एलएच का अमाउंट क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। सेम टू सेम वे में जो एफएसएच का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एलएच के साथ साथ एफएसएच भी बढ़ता है लेकिन एलएच के बराबर नहीं बढ़ता। ठीक है, तो एफएसएच का अमाउंट भी बढ़ेगा, एलएच का अमाउंट भी बढ़ेगा, और एट द एंड जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो इनका अमाउंट घट जाएगा, धीरे धीरे करके इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी जो एलएच है इसका काम है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना, इसलिए देखो इसका अमाउंट अभी भी थोड़ा हायर ही चल रहा है। नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन से अभी भी ऊपर चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसने कॉर्पस ल्यूटियम को बना करके रखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा, ये काहे में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा। देखो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी मोटी होती जा रही है, देखो हो रहा है ना। जैसे जैसे यहाँ पर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हल्का हल्का बढ़ता गया, एस्ट्रोजन का लेवल हल्का हल्का बढ़ता गया, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होने की वजह से क्या होगी, ये वॉल की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होते रहेगी, इसका अमाउंट बढ़ते रहेगा। अब जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगी तो बाद में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन जितनी ज्यादा होगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी उतनी ही मोटी होगी। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या हो गई है, थिक हो गई है, इसमें भी प्रोलिफरेशन हुआ है। अब क्या हुआ, अब देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने लग जाएगा, रिग्रेसिव हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट भी कम आएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट डाउन गया वैसे ही यहाँ पर पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये भी क्या हो जाएगी, शुरू ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। आई होप सारे समझ में आ गए होंगे आपको कि कहाँ पर पे क्या हो रहा है करके। ठीक है, थोड़ा सा इनको कोरिलेट करते हुए चलोगे तब जाकर के पूरा ग्राफ समझ में आता है, वरना ग्राफ समझना थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला। देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जीएनआरएच का अमाउंट ब्लड में कम था तो एफएसएच और एलएच का अमाउंट भी कम हो गया था। अब जीएनआरएच का अमाउंट बढ़ेगा, जैसे ही यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ वैसे ही हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ ही हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे यहाँ से जीएनआरएच रिलीज होना स्टार्ट हुआ, कहां से, हाइपोथैलेमस से, तो ये जीएनआरएच जाकर के अटैक करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करना शुरू करेगा, एफएसएच और एलएच रिलीज करना शुरू करेगा। धीरे धीरे एफएसएच और एलएच का अमाउंट बढ़ेगा, और इसके अमाउंट बढ़ने के साथ साथ क्या भी होगा, फॉलिकल का भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल से कहां पहुंच जाएगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। अब जब फॉलिकल डेवलप होता है तो फॉलिकल डेवलप होने के साथ साथ अपने साथ साथ क्या क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी सिक्रीट करता है, तो इसलिए ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा। अब जब भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ब्लड में इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम की, जो वॉल है एंडोमेट्रियम की वॉल भी क्या होगी, थिक होने लग जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
यहाँ पर तक की कहानी हो गई है हमारी, ठीक है। अब जब जब मेंस्ट्रुएशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन। अब जब ये फॉलिकल डेवलप कर रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है आई थिंक। यहाँ पर भी क्या होगा, फॉलिकल का फिर अगेन से क्या होने लग जाएगा, डेवलपमेंट होने लग जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। अब फॉलिकल डेवलप होते होते इतना डेवलप हो गया है कि अब वो बस्ट करने वाला है, फटने वाला है। और वो कब फटेगा, जब हमारे पिट्यूटरी से एलएच का अमाउंट बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज बोलेंगे। जैसे ही एलएच का अमाउंट पीक में गया वैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और इससे बाहर क्या निकल जाएगा, ओवम बाहर निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। अब रप्चर हो गया ये, तो यहाँ से निकलने वाले ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि मेजरली जो मेच्योर हो रहा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल है, ये किसको डेवलप करता है, किसको रिलीज करता है, एस्ट्रोजन को। और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। तो जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल टूटा, एस्ट्रोजन का अमाउंट ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो ये बचा हुआ हिस्सा है फॉलिकल का, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ हिस्सा है, ये काहे में डेवलप होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसकी वजह से, एलएच की वजह से। तो एलएच क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करवाएगा, इसलिए अभी भी ब्लड में इसका अमाउंट अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा। कॉर्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इस पूरे टाइम पर पे क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी मतलब सिक्रीशन कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम हॉर्मोन्स का, ठीक है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करने लग जाएगा। जब ये डिजनरेट करेगा तो एस्ट्रोजन का अमाउंट भी हल्का सा बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट क्या होगा, हल्का सा घट जाएगा। और ये दोनों का अमाउंट फिर से क्या आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और वापस से क्या होने लग जाएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लग जाएगा। और यहाँ पर से नई रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या हो जाएगी, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा इमेज है किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। चलो, अब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ये साइक्लिक फॉर्म में होगी ना, तो हमने एक साइक्लिक इमेज यहाँ पर कर रखी है, इसमें सारे के सारे जो फेजेस हैं वो फेजेस को नोट कर रखा है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या। देखो सबसे पहले इतनी ड्यूरेशन क्या है, ये मेंस्ट्रुअल फेज है जिसके अंदर क्या होगी, बॉडी बॉडी में ब्लीडिंग होगी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं। 1 से लेकर के लगभग 5 दिन तक, किसी किसी में 3 दिन तक भी होगी। फिर उसके बाद का ये जो पूरा का पूरा टाइम है, ये क्या है, प्रोलिफरेशन फेज है, या फिर हम बोलेंगे कि फॉलिकुलर फेज है, और इसके अंदर क्या होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद का जो फेज आता है, यहाँ पर 14 डे क्या है, ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेटरी पीरियड है, ओव्यूलेशन है। और उसके बाद का पूरा फेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका टाइम है, देखो आधे में मेंस्ट्रुअल और प्रोलिफरेटरी फेज है, और बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा आधा क्या है, हमारा ल्यूटियल फेज के अंदर आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर पे एक ओवरी का अच्छा सा डायग्राम दिया गया है, इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर लेबल्ड हो रखे हैं। तो आप ये डायग्राम एक बार अच्छे से पॉज करके देख लें कौन से स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ताकि जो आपका फोटो बनाने वाला क्वेश्चन है कि ओवरी का एक डायग्राम बनाओ, वेल लेबल डायग्राम बनाओ शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो इसी एक डायग्राम में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखो एक सेकंड था, देखो द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन अ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। तो कौन से फेज में एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो हार्मोन्स निकालेगा, और हार्मोन्स कौन निकालता है, कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है। और कौन से फेज में ये ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, ल्यूटियल फेज में, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ल्यूटियल फेज। राइट इट्स एक्शन देयर आफ्टर, इसका एक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज करना। अगला फिजियोलॉजिकल रीजन कि क्यों वुमन कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 50 ईयर, तो 50 साल के बाद क्यों कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ओवम का डेवलपमेंट क्या होता है, बंद हो जाता है। राइट द इफेक्ट ऑफ
हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एलएच ऑन मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो जैसे एलएच का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करती है और ओव्यूलेशन होता है। अगला, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो जो कल आप लोगों को एक हार्मोन वाला चार्ट दिया गया था ना, चार्ट बताया था लास्ट लेक्चर में, तो उस लेक्चर का आपने चार्ट देखना है और उसी में आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। फिर भी आप चाहो तो ये वाला चार्ट बना सकते हो जो आपने अभी अभी पढ़ रखा है, ठीक है। कौन सा, ये वाला जो चार्ट है, इसमें आप एलएच के हार्मोन और ओवेराइन हार्मोन की वजह से क्या क्या कन्वर्ट हो रहा है ओवरी में और एंडोमेट्रियम में, क्या चेंजेस आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में, वो आप इसको एक्सप्लेन करते हो बहुत इजीली। यही पूरा डायग्राम आपको जो एक्सप्लेन किया गया था वही है इसका आंसर। अगला, इवेंट इन नॉर्मल वुमन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन फॉलोइंग डेज। 13 टू 15 डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। 16 टू 23 डेज पे क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन लेवल फ्रॉम 16 टू 23 डेज। तो ये 16 टू 23 डेज में क्या होता है, ओवरी में से निकलने वाले जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका लेवल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है। 24 से 29 डेज के अंदर में क्या होता है, ओवरी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम होने लग जाता है, तो यूट्रस के अंदर की वॉल क्या होने लगेगी, लूज होने लग जाएगी, और जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल भी कम हो रहा होता है, इसका लेवल हल्का सा बढ़ता है फिर घट जाता है। तो ये 24 से 29 डेज के बीच में क्या होगा, जो लेवल होगा हार्मोन का वो कम होगा और एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी, शेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगला, एक्सप्लेन द इवेंट्स इन अ नॉर्मल वुमन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द फॉलोइंग डेज। अगेन वही 8 टू 12 में कौन सा फेज, पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल क्या होगा बोल रहा है, ठीक है, कौन से हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, तो जो एफएसएच उसका लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और एलएच का लेवल भी क्या होगा, हल्का हल्का इंक्रीज करेगा। यूट्राइन इवेंट्स इन 13 टू 15 डेज, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, तो यूट्रस की जो वॉल हो रही है वो अच्छी खासी डेवलप कर रही है। इवेंट इन ओवरीज आफ्टर 16 टू 23 डेज, ओवरी में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, किससे, ग्रेफियन फॉलिकल के बचे हुए रिमेन से, और फिर वो रिलीज करेगा हार्मोन्स को, किस किस हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन को और एस्ट्रोजन को। तो यही आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये जो चार्ट था आपका, इसी चार्ट से ये सारे के सारे क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड द ओवेराइन हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में पिट्यूटरी और ओवेराइन हार्मोन का क्या रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब अगेन वही यही वाला चार्ट आपको बताना है। व्हाट डज कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, व्हेन डज द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, कब खत्म होता है ये, डिजेनरेट कब होता है, बोलता है कॉर्पस ल्यूटियम कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो तब क्या होगा, एलएच का अमाउंट घट जाएगा ब्लड के अंदर। अगर एलएच का अमाउंट घट जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्ब्यूकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉर्पस एल्ब्यूकेंस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ओवेरियन हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन उनका लेवल भी घट जाएगा और एंडोमेट्रियम की वॉल भी खत्म होगी। तो ये कब होता है, कब होता है, ये ल्यूटियल फेज के एंड में होता है, ठीक है, लेट ल्यूटियल फेज हम बोल सकते हैं। अब क्या होगा, एक्सप्लेन द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज इफ डिजनरेशन ऑफ इट्स डिजनरेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है तो क्या होता है, वही अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ओवरी की वॉल टूटने, यूट्रस की वॉल टूटने लग जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगला, इनोमरेट द इवेंट्स इन द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग, क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताओ बोल रहा, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या क्या इवेंट होते हैं आपको बता दिया ऑलरेडी, ल्यूटियल फेज में क्या क्या होता है वो भी आपको बता दिया है कि क्या क्या चीजें हो रही है। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, फॉलिक प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप हो रही है। ल्यूटियल फेज के अंदर में कॉर्पस एल्ब्यूकेंस पहले मैच्योर होगा, फिर कॉर्पस एल्ब्यूकेंस सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर होगा, अभी धीरे 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 करके वो डिजेनरेट होगा, क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्ब्यूकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल इंस्ट्रक्शन ओनली शो द चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये चार्ट जो यहाँ पर है ये चार्ट बनाना है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट को आपने दिखाना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, और इसमें आपने नीचे ये बताना पड़ेगा डेज और इसके जो फेजेस हैं उनको आपने लिखना होगा, और सिर्फ एलएच और एफएसएच का ही यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, 5 मार्क्स क्वेश्चन आ गए, देखो 5 मार्क्स के खूब सारे क्वेश्चन। एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। कैन अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। तो बोल रहा है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की अच्छी खासी नॉलेज हो तो क्या उससे कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी में मदद मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अगर हम ओव्यूलेशन का फेज कैलकुलेट कर लें और उसके आगे पीछे का टाइम कैलकुलेट कर लें कि जब हमारी बॉडी के अंदर में स्पर्म जिंदा रह सकते हैं, तो हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर का थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं। हालांकि ये चीज कंप्लीटली श्योर नहीं होती, क्योंकि किसी की भी बॉडी में जरूरी नहीं कि हर बार ओव्यूलेशन उसी फिक्स टाइम में आए या उसी ड्यूरेशन में आए, आगे पीछे भी हो सकता है, हार्मोनल इनरेगुलेशन भी हो सकता है। तो ये वाला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये थोड़ा सा अनसाइंटिफिक होता है, या फिर हम बोले साइंटिफिक तो होता है बट अनरिलायबल होता है, हम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल है, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फेजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल।
मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन हेल्प इमेंसली इन फैमिली प्लानिंग, क्या वो उससे फैमिली प्लानिंग में मदद कर सकता है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगेन, ठीक है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो, आप अपने मन से लिखो। मैं बोलूंगी कि yes it help but it cannot be a preferable method because it is not certain, या फिर ये क्या है, वेरिएबल है, you cannot calculate it and be sure about it एंड डू द फैमिली प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। क्योंकि हम एकदम कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकते ना, बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल कभी भी अप डाउन जा सकता है किसी भी रीजन की वजह से। आपको लगा कि नहीं नहीं अभी ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो फिर आपने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करी कि जब ओव्यूलेशन होगा तब हम करेंगे, तो वो एक अच्छा तरीका है। उसके लिए फिर हमें टेस्ट किट वगैरह लेके आने पड़ते हैं कि ओव्यूलेशन का पता चले, बॉडी के अंदर एलएच हार्मोन का अमाउंट कब सबसे ज्यादा है उसका हम पता कर सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग में मदद तो करता है, बट ये कंप्लीटली क्या है, 100% क्वालिफाइड नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं रहेगा ये, ठीक है। आप इसको बिल्कुल अग्री वाले टर्म्स में लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल फेज इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज को एक्सप्लेन करना है। स्टेट द लेवल ऑफ ओवेराइन एंड पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग दिस फेज, ओवेराइन और पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बताना है कि मेंस्ट्रुअल फेज के ड्यूरेशन में इसका क्या हाल होता है, ठीक है, मतलब किसका अमाउंट ज्यादा है किसका अमाउंट कम। व्हाई द फॉलिकुलर फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो रिफर्ड एज प्रोलिफेरेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल प्रोलिफेरेट करती है। एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर इन ग्रेफिन फॉलिकल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड देयर आफ्टर, ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर कर जाती है और उसके बाद क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। अगर ड्रॉ ग्रेफिन फॉलिकल एंड लेबल एंट्रोम एंड सेकेंडरी साइड, वही आपको ग्रेफिन फॉलिकल को ड्रॉ करना है और सेकेंडरी ओसाइट को उसके अंदर और एंट्रम को उसके अंदर क्या करना है, लेबल करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेराइन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगेन वही क्वेश्चन सेम टू सेम चार्ट से। एक्सप्लेन द ओवेराइन एंड यूटेराइन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं ओवरी के अंदर और यूटरस के अंदर इन फीमेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेराइन हार्मोन। तो ओवेराइन हार्मोन के साथ साथ आपको रिस्पेक्टिवली बताना है कि तब क्या होता है करके, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड correlate the phase with the different level of ovarian hormone, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में क्या क्या ओवेराइन हार्मोन का अमाउंट रहता है बताना है आपको। आपको सीक्वेंस से जो इवेंट्स होते हैं A to I इन ह्यूमन फीमेल, इनको लिखना है, बोल रहा है देखो ये ए से लेकर के डी तक का आप क्या लिख सकते हो, ए से लेकर डी डेवलपिंग फॉलिकल, ई को मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, एफ को हम क्या बोलेंगे ओव्यूलेशन, जी को क्या बोलेंगे मैच्योरिंग डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, एच और आई में क्या लिखेंगे डिजेनरेटिव कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। क्या बोला, आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलिस्ट्रेट ओव्यूलेशन एंड मेंशन द स्टेज ऑफ oogenesis इट रिप्रेजेंट, तो कौन से वाले स्टेज में ओव्यूलेशन हो रहा है, ई वाले स्टेज में ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप हो गई है और एफ वाले स्टेज में क्या हो रहा है ओव्यूलेशन हो रहा है। कौन से स्टेज में हो रहा है ये, ओव्यूलेटरी स्टेज में हो रहा है, ठीक है। कौन से स्टेज को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि oogenesis की कौन से स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये जो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जो हमारा ये ओवम है, ये ओवम कौन से स्टेप में पहुंचा हुआ है, तो ये कहां पर अभी सेकेंडरी oocyte वाले स्टेप में पहुंचा, ठीक है। नेम द ओवेराइन हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन दैट हैव कॉज्ड द अबव मेंशन इवेंट, कौन से हार्मोन की वजह से ऊपर वाले एक्शन हो रहा है बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हार्मोन का नाम LH बोलेंगे, LH क्या हो गया पिट्यूटरी हार्मोन, और एस्ट्रोजन क्या हो गया हमारा ओवेरियन हार्मोन, ठीक है, ओवरी के अंदर का हार्मोन। एस्ट्रोजन और LH मिल करके ओव्यूलेशन का फंक्शन करते हैं। एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर इन यूट्रस साइमल्टेनियसली इन एंटिसिपेशन, अब इसी सेम टाइम पर यूट्रस के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं हम आपको बताना है, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन C एंड H, C और H के बीच में क्या डिफरेंस है बोला, C क्या है हमारा डेवलपिंग ग्रेफिन फॉलिकल, H क्या है हमारा डिजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, तो उसके बीच में डिफरेंस बताना है आपने। लेबल ड्रॉ लेबल्ड sketch of a structure of human ovum prior to fertilization, fertilization से पहले ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको बताना है, ये आपको फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में एक डायग्राम है उसमें दिखाई देगा, ठीक है। अगेन सेम टू सेम है, क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलस्ट्रेट कॉर्पस ल्यूटेन एंड नेम द पिट्यूटरी हार्मोन दैट इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्मेशन, कौन सा है, जी वाला है, कौन सा हार्मोन इसको अफेक्ट करता है, LH, ठीक है। स्पेसिफाई द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। इसी यूट्रस में क्या फर्क पड़ता है, एंडोमेट्रियम की वॉल शेड नहीं होती है, उसको सपोर्ट मिलता है। इसका जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती है तो उस समय पर बच्चे को इम्प्लांटेशन के लिए और नरिशमेंट के लिए यूट्राइन वॉल की जरूरत होती है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में क्या फर्क है बोल रहे हैं, तो डी क्या है हमारा टर्शियरी ग्रेफियन टर्शियरी फॉलिकल है
और ई क्या है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, देखो एंट्रल कैविटी छोटी है, यहाँ पर जो oocyte है वो अभी अभी मियोसिस डिवीजन में है, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा इसके अंदर में। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में जो है वो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। ये डी वाले में टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में हमारा प्राइमरी oocyte डिवाइड कर रहा होगा और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। अगला, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का एक अच्छा सा डायग्राम आपने बनाना है। ओके, तो ये हो गया आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप आज से पहले आपको पूछे गए हैं। आई होप आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये टॉपिक आपने किस तरीके से पढ़ना है। तो आप एक बार क्वेश्चन देखने के बाद में इस टॉपिक को वापस से क्या कर लो, देख लो, रिवाइज कर लो और उसके हिसाब से क्या करो, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो। अब यहाँ पर एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में दिया गया है कि मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में जो हाइजीन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, नहाना चाहिए और अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन या फिर क्लीन होममेड पैड, हम ऐसा जरूरी नहीं कि हम सैनिटरी पैड ही यूज करें, होममेड पैड भी यूज कर सकते हैं लेकिन क्लीन होने चाहिए। ठीक है, चेंज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड आफ्टर 4 to 5 आवर्स। चाहे आप जो भी यूज कर रहे हो आप उसको 4-5 घंटे में उसको चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। डिस्पोज द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन प्रॉपर्ली रैपिंग इट, उसको अच्छे से रैप करके आपने क्या करना है, उसको डिस्पोज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड है तो बैक्टीरियल जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी और अगर ऐसे किसी जानवर वगैरह के कांटेक्ट में आ गया तो उसको डिजीज हो सकती है। ठीक है, विद द यूज्ड पेपर, कोई भी आप यूज्ड पेपर लो, पेपर भी ऐसे वेस्ट नहीं करना, कोई भी यूज्ड पेपर लो उसमें रैप करके उसको अच्छे से डिस्पोज कर दो। डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन द ड्रेन पाइप और टॉयलेट्स और ओपन एरियाज। ड्रेन पाइप में यानी कि वो जो घर से पाइप लेकर के जाता है ना कूड़ा कचरा, उनमें या फिर टॉयलेट्स में या फिर ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो ड्रेन पाइप या टॉयलेट ब्लॉक हो सकते हैं और ओपन एरिया में किसी कोई भी जानवर क्या कर सकता है, इसको खराब कर सकता है और उससे उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विद सोप। अब जब ये सब कुछ कर लोगे तो अपने हाथ को अच्छे से क्या करें, धो लें। आजकल एक इसका अच्छा सा अल्टरनेटिव आ रखा है, देखिए वो है मेंस्ट्रुअल कैप्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, जिसके अंदर ये वाली दिक्कतें नहीं होंगी, डिस्पोजल वगैरह की दिक्कतें नहीं होंगी और थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। और इसी के अलावा टेम्पॉन्स भी एक अच्छा सा इसका अल्टरनेटिव है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इस सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।